दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के डीबी और एमई के अपडेट के बारे में। देखिए जैसा कि यहाँ पे कई जोन में डीबी और मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं। अब दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट के कारण यहाँ पे छात्रों को पेंडिंग कर दिया जा रहा है, कुछ के कारण यहाँ पे छात्रों को बाहर भी कर दिए जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आ रहे थे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, रिप्लेसमेंट डीबी के रिगार्डिंग की आखिर क्या सेकंड डीबी थर्ड डीबी आएगी या फिर नहीं आएंगी, आखिर आएंगी तो कब तक यहाँ पे सेकंड थर्ड डीबी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर सेकंड डीबी आती है तो कट ऑफ मार्क्स कितना तक कैटेगरी वाइज डिक्रीज हो सकता है, क्या मेरा चांसेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, थोड़े से मार्क्स से मैं रह चुका हूं। तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लगभग हर जोन में डीबी और मेडिकल ग्रुप डी का स्टार्ट है, कुछ जोन में अभी स्टार्ट होना बाकी है लेकिन मैक्सिमम जोन में चल रहे हैं। अभी देखिए एक और मामला सामने आया है और ये जो मामला है फ्रेंड्स ईबीसी वाले सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, यानी कि जिनके पूरे फैमिली इनकम 50,000 से कम होता है, उनका यहाँ पे ईबीसी का सर्टिफिकेट बनता है। तो ऐसे छात्र यहाँ पे फॉर्म भरते समय जिन्होंने ईबीसी में टिक लगा दिया था, और इसके बाद एक और ऑप्शन पूछे जाते हैं ईबीसी में टिक लगाने के बाद कि क्या आप लोग एग्जामिनेशन फी में छूट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे इसमें भी टिक लगा दिए हैं। तो 500 रुपए फॉर्म फी के तौर पे लगते हैं जनरली, लेकिन ईबीसी में टिक लगाने के बाद इसमें एग्जाम्पशन ले लेते हो, यहाँ पे क्लेम कर लेते हो कि हमें छूट चाहिए फॉर्म फी में, तो 250 रुपए लगते हैं। अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों ये लोग ईबीसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जब जा रहे हैं वहां पे छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पे देखिए ईबीसी का सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है ये पुराना वाला मांगा जा रहा है। 2019 में फॉर्म आया था फ्रेंड्स, और 2019 वाला यहाँ पे मांगा जा रहा है 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर का। और इनके साफ साफ कहने हैं कि आपने फॉर्म भरते समय यहाँ पे क्लेम किया है कि मुझे छूट मिलनी चाहिए फॉर्म फी के तौर पे, मैं ईबीसी में आता हूं। तो उस समय आप लोग ईबीसी में थे या फिर नहीं, इसलिए यहां पे पुराना वाला मांगा जा रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मिले हैं जो कि नया वाला ईबीसी सर्टिफिकेट बना के लेके गए थे, लेकिन फ्रेंड्स उनसे बोल दिया गया कि पुराना वाला भी हमें चाहिए, नया वाला तो चाहिए, पुराना वाला भी चाहिए, और नया वाला नहीं रहे तब भी पुराना वाला हमें चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे करके इनको यहाँ पे पेंडिंग कर दिया गया है। तो इस केस में दोस्तों छात्र को पेंडिंग किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए मेल कैंडिडेट को तो पेंडिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि फीमेल कैंडिडेट को भी ये लोग पेंडिंग कर रहे हैं इस केस में। जैसे कुछ फीमेल कैंडिडेट है जो कि गलती से यहाँ पे इनके साइबर कैफे वाले या फिर इन्होंने ही गलती से ईबीसी में टिक लगा दिया था। अब एग्जाम्पशन फी में चाहिए तो इसमें भी टिक लगा दिया था। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट का क्या होता है कि पहले से ही 250 रुपए लगते हैं फॉर्म फी के तौर पे। अब यहाँ पे मेल कैंडिडेट का तो समझ में आता है कि 500 लग रहा है, ईबीसी में टिक लगा है तो 250 रुपए लगे हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का जब ईबीसी में टिक लगाते हैं तब भी तो 250 ही लगता है। तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे जब एफिडेविट दे रहे हैं जो फीमेल कैंडिडेट, इनको तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन एफिडेविट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनसे भी वही बोला जा रहा है कि आपने क्लेम किया था तो हमें ईबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी पुराना वाला ईबीसी का सर्टिफिकेट दीजिए। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट को भी ये लोग पेंडिंग कर दिए हैं, जो कि एक तरह से गलत लग रहा है कि फीमेल कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए थी। अब ऐसे छात्र जो कि ईबीसी में टिक तो लगाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या आपको एग्जाम्पशन चाहिए फॉर्म फी के तौर पे, इसमें नो कर दिए थे, तो 500 के जगह पे 500 ही इनके फॉर्म फी के तौर पे लगे। तो एक जोन में ऐसे केस आए हैं जिसमें एक कैंडिडेट के कहने थे कि यहाँ पे पेंडिंग नहीं किया गया है, इस छात्र को एक्सेप्ट कर लिया गया है विदाउट ईबीसी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ईबीसी का मैटर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए जितने भी छात्र ईबीसी में टिक लगाए थे वो अपना ईबीसी ढूंढ लीजिए पुराना वाला, अगर आपके पास है तो, या फिर नहीं है तो बनवा लीजिए किसी तरह से, और वो आपको लेके जाना होगा पुराना वाला। नया वाला है तो भी लेके जाइए, लेकिन पुराना वाला ये लोग मांग रहे हैं। देखिए एफिडेविट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि मुझसे गलती हो गई थी फॉर्म भरते समय, ऐसे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हो सकता है तो फॉर्मेलिटी के लिए बना के लेके जाइए, अगर किसी जोन में एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, वरना अभी तो 3 जोन से मैंने बातचीत की है, 3 जोन के कैंडिडेट से, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से, एक यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से, और इसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से। तो इन सभी जगह पे दोस्तों ईबीसी का पूरा क्लियरली यहाँ पे चेक कर रहे हैं और इस तरह से पेंडिंग केस डाल रहे हैं, और 1 महीना का समय दे रहे हैं, 1 मंथ का समय दे रहे हैं। इन सभी छात्र को बोला जा रहा है कि 1 मंथ के अंदर अपना वैलिड सर्टिफिकेट लेकर आइए, तब हम लोग विचार करेंगे। और इनसे मेडिकल मेमो ले लिया जा रहा है या फिर मेडिकल मेमो नहीं दिया जा रहा है, डीबी कंडक्ट करा के छोड़ दिया जा रहा है फ्रेंड्स, मेडिकल टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा ईबीसी वाला केस। दूसरे केस में बात करें तो यहाँ पे जिनके कोई भी डॉक्यूमेंट में इशू आ रहे हैं उन सभी छात्र का बस डीबी ही हो रहा है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा ही नहीं जा रहा है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनवा के जाइएगा तभी डीबी सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। एक बड़ा इशू आ रहा है फ्रेंड्स सिग्नेचर को लेकर, और सिग्नेचर बहुत छोटा सा मैटर है, लेकिन फिर भी दोस्तों छात्रों को यहाँ पे बाहर किए जाते हैं। 2018 में भी ग्रुप डी में भी बहुत सारे छात्रों को सिग्नेचर की वजह से बाहर किया गया था। सिग्नेचर का मामला यह है कि रेलवे कहती है कि जब आप लोग फॉर्म भरते थे तो फॉर्म भरते समय जो आप लोगों ने सिग्नेचर डाला है, सेम सिग्नेचर सीबीटी के एग्जाम देने आते हो वहां पे होनी चाहिए, वैसा ही सिग्नेचर पीईटी के एग्जाम देने आते हो वहां होनी चाहिए, और डीबी में आते हो वहां भी सेम टू सेम सिग्नेचर करनी चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि फॉर्म भरते समय कुछ और सिग्नेचर डाल दिए, मान लेते हैं कि इंग्लिश में डाल दिए, और जब सीबीटी का पेपर देने गए वहां पे हिंदी में अपना सिग्नेचर
कर दिए, तो ये तो गलत है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर है उसके आसपास ही उसी तरह से कीजिए। ये नहीं बोलती है कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ही करना चाहिए, पूरा 100% उसी तरह का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक जगह इंग्लिश में करो एक जगह हिंदी में करो, तो इसकी वजह से तो आपको बाहर किया जाएगा, क्योंकि रेलवे तो सोचेगी कि गलत फर्जीवाड़े करके आए हो इस तरह से, तो इसीलिए यहाँ पे छात्र को डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा है सिग्नेचर की वजह से। उसी तरह से एक केस आ रहा है सिग्नेचर में कि जो बोल्ड लेटर से यहाँ पे सिग्नेचर किए थे, जैसे फॉर्म भरते समय जिनका नाम मान लेते हैं राहुल है, तो इस तरह से करके बोल्ड लेटर में अपना सिग्नेचर ऐसे कर दिए, जबकि दोस्तों बोल्ड लेटर में अलाउड नहीं होता है। आप पहला लेटर बड़ा रख सकते हो, लेकिन बाकी का जो लेटर है वो छोटा रखिए इस तरह से, तो आपका चल जाएगा, या फिर ऐसे करते हो तो चल जाएगा सिग्नेचर, लेकिन पूरा का पूरा बड़ा कैपिटल लेटर में लिख देते हो तो ऐसा सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो ऐसे जो छात्र किए हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है, या फिर फॉर्म भरते समय तो सही से किए थे, लेकिन जब वहां पे गए तो डीबी के समय यहाँ पे पूरे बड़े अक्षर में कर दिए, या फिर सीबीटी के एग्जाम देते समय बड़े अक्षर में कर दिए, तो इस छात्र को भी यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। एक चीज और है, जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम का यूज करते हैं, तो इनको कोई भी दिक्कत ऐसे आ नहीं रही है, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, जैसा आपका सिग्नेचर है उसी के अकॉर्डिंग बस मैच वहां पे करना चाहिए। तो ये सारा मैटर फ्रेंड्स, इसकी वजह से यहाँ पे छात्र को सिग्नेचर की वजह से सीधा ही बाहर कर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो छात्र शुरुआत से ही हिंदी में ही सिग्नेचर करते आ रहे हैं, फॉर्म भरते समय भी हिंदी में किए थे, यहाँ पे सीबीटी के एग्जाम देते समय भी हिंदी में किए हैं सिग्नेचर, डीबी के समय भी हिंदी में किए हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बस सिग्नेचर सेम टू सेम होना चाहिए सारे एग्जाम में, फॉर्म भरते समय से लेकर डीबी तक का सिग्नेचर एग्जैक्ट उसी तरह का होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेकंड डीबी और थर्ड डीबी के बारे में। देखिए बहुत सारे छात्र जिनके थोड़े थोड़े मार्क्स से रह चुके हैं, जिनका फर्स्ट डीबी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लगातार क्वेरीज आते रहते हैं कि आखिर सर मेरा किस डीबी में सिलेक्शन हो पाएगा, इतने मार्क्स कम है, या फिर सेकंड डीबी आएगी या फिर नहीं आएगी, मेरे जोन में सेकंड डीबी आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नया कोरिजेंडम जारी किया था, कोरिजेंडम नंबर 4, और ये नोटिस कब की थी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 अप्रैल 2022 के डेट में जारी हुआ था। हाई पावर कमेटी का जो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ गया था, इसके बाद दोस्तों फाइनल डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आया था। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बदलाव किया गया था नोटिफिकेशन में। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी जो कि यहाँ पे बदलाव किए गए थे। देखिए इस वाले सेक्शन में पैरा नंबर 14.3 आपके नोटिफिकेशन में है, इसमें बोला गया था कि पहले ए पढ़ा जाता था, अब ए पढ़ा जाएगा। अब इसमें बोल दिया गया था इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इंपैनलमेंट, यानी मान लेते हैं कि किसी जोन में 9000 वैकेंसी है और यहाँ पे डीबी और मेडिकल हो जाने के बाद टोटल 9000 का 9000 नहीं मिले, तो ये क्या हो गया, ये शॉर्टफॉल हो गया। मान लेते हैं कि 8000 ही मिले, तो 1000 तो नहीं मिले, तो ये 1000 शॉर्टफॉल हो गई। तो बोला गया है कि इंपैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ इंपैनलमेंट, अगर शॉर्टफॉल हो जाती है कितने भी वैकेंसी का और अदर एक्सीजेंसी या फिर कुछ और कारण हो सकता है, आरआरबी आरआरसी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी आरआरबी आरआरसी को यह अधिकार दिया गया है कि वो मेरिट को नीचे कर दे, यानी कि कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज कर दे, कम कर दे, और इसके बाद required as per the merit and option of the candidate. This however will not confer any वेस्टेज राइट ऑन सच कैंडिडेट टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी मेरिट को डाउन करके और छात्र का सिलेक्शन एलो कर ले। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट डीबी होंगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे केसेस होते हैं फर्स्ट डीबी के दौरान, जैसे एब्सेंटिज्म का भी केस अभी आ रहा है फ्रेंड्स। लगभग 4 से लेकर 5% के आसपास छात्र हैं जो कि एब्सेंट होते ही होते हैं, क्योंकि कई जगह पे दूसरे जगह पे भी छात्र के जॉब लगते हैं। तो ऐसे केस में छात्र क्यों जाएंगे यहाँ पे डीबी कंडक्ट कराने। कई सारे छात्र का एनटीपीसी में हुआ है, लेवल 6 में, लेवल 5 में, लेवल 4 में, लेवल 3 में, लेवल 2 में, तो आखिर वहीं पे जाएंगे, किसी एक ही जगह पे जॉब करेंगे। तो ऐसे छात्र एब्सेंट भी हो रहे हैं, तो एब्सेंट भी होते हैं। इसके बाद देखिए कि डॉक्यूमेंट का जो इशू होता है उसकी वजह से भी छात्र को पेंडिंग किया जाता है, पेंडिंग के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाता है। सिग्नेचर वाला इशू होता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से बाहर किया जाता है। सर्टिफिकेट का इशू होता है, इसकी वजह से बाहर किया जाते हैं। तो इसमें भी लगभग 5% के आसपास छात्र बाहर हो ही जा रहे हैं। और अभी पेंडिंग वाला केस बहुत चल रहा है फ्रेंड्स, लगभग हर जोन से इस तरह से मेरे पास मेल आ रहे हैं कि सर मुझे पेंडिंग कर दिया इस कारण से, इस कारण से। इसी तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे ठीक ठाक ही रहता है, मेडिकल भी ठीक लिया जाता है, जिसकी वजह से लगभग 5% के आसपास छात्र जो कि मेडिकल में भी अनफिट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट डीबी में बुलाएंगे तो काफी सारे छात्र हैं जो कि नहीं मिल पाएंगे इस तरह से, जो बाहर होंगे तो वो सारी सीटें पे दोस्तों इनको सेकंड डीबी निकालनी होगी, कट ऑफ मार्क्स को कम कर देंगे। इसलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया है, क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर यहां पे शॉर्टफॉल होता है, कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, तो मेरिट को नीचे कर देंगे, कट ऑफ मार्क्स को कम करके यहां पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से डीबी निकालेंगे। इसलिए किसी भी 16 आरआरसी जोन के, कोई भी आरआरसी जोन के छात्र हो, बिल्कुल क्लियर रहिए, सभी आरआरसी जोन में दोस्तों सेकंड डीबी आएगी, थर्ड डीबी आएगी, फोर्थ डीबी आएगी। जिस तरह से जरूरत पड़ेगी इनको उसके अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी यहां पे कट ऑफ मार्क्स कम करके निकालेंगे।
अब दोस्तों एक चीज और समझिएगा, ये जो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी ये सब आएगी, ये लगातार आपके आते रहेंगे। जैसे फर्स्ट डीबी जैसे ही कंप्लीट हुआ, इसका पैनल लिस्ट आया, इसके बाद सेकंड डीबी आ जाएगा, फिर सेकंड डीबी होगा, उसमें भी सीटें खाली रहेंगी तो फिर से इनके पैनल आएंगे सेकंड डीबी वाले, इसके बाद यहाँ पे फिर शॉर्टफॉल होंगे तो फिर से थर्ड डीबी आ जाएगा, फोर्थ डीबी आएगा, ये लगातार आपके चलते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा भी एक डीबी होती है जो कि होती है रिप्लेसमेंट डीबी। और ये रिप्लेसमेंट डीबी कब आती है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई छात्र का यहाँ पे डीबी हो गया है, मेडिकल हो गया, इनका नाम पैनल लिस्ट में आ गया, फाइनल हो गया, लेकिन ये छात्र ज्वाइन करने ही नहीं जाते हैं, या फिर छात्र ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन इनको लगा कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए तो जॉब को छोड़ दिया, या फिर रिजाइन कर दिया, या फिर कहीं और पे जॉब लग गए तब यहाँ पे रिजाइन कर दिए, या फिर किसी कारणवश से आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे जॉब के दौरान ही। तो ऐसे केस में जितनी भी सीटें खाली रहती है उसको दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे भरना होता है, और उस 1 साल के बाद आती है फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी। तो 1 साल वेट करना होगा इस रिप्लेसमेंट डीबी के लिए, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी तो लगातार आपके आते रहेंगे इस तरह से, लेकिन रिप्लेसमेंट डीबी भी बाद में आती है, जो कि जो जॉब छोड़ के चले गए, जो रिजाइन मार के चले गए, जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए, इसके बेसिस पे जितना सीट खाली रहेगा आपका रिप्लेसमेंट डीबी आएगा। इसमें फिर से कट ऑफ मार्क्स कम हो जाएंगे और सारे छात्र को मौका मिल जाता है दोस्तों, आपके डीबी में बुलाए जाते हैं, उनको जॉब मिलती है। अब रिप्लेसमेंट डीबी में बात करें कि आखिर कितने सारे छात्र का रिप्लेसमेंट डीबी आ सकता है, तो 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रिप्लेसमेंट फर्स्ट डीबी आई थी, लगभग 400 छात्र यहाँ पे जॉब छोड़े थे या फिर यहाँ पे रिजाइन मारे थे, ऐसे केस वाले थे, और खास करके ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट पे ही ज्यादातर केस ऐसे मिलते हैं। तो यहां पे देखिए कि 400 के आसपास का फिर से यहां पे रिप्लेसमेंट डीबी आया था। इसके बाद देखिए सेकंड रिप्लेसमेंट डीबी आया, थर्ड रिप्लेसमेंट डीबी भी कुछ जोन में आए हैं, लगभग यहां पे 300 के पोस्ट पे, 200 के पोस्ट पे, तो काफी सारे बाद में भी 200 सिलेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है। तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर जब सेकंड डीबी आएंगी तो आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना डिक्रीज हो सकता है, कट ऑफ कितना कम हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ कितना कम हो सकता है ये टोटली डिपेंड करेगा आपके जोन की कंडीशन पे, क्योंकि हर आरआरसी जोन में अलग अलग वैकेंसी टेबल है, कहीं पे बहुत ज्यादा वैकेंसी है, कहीं पे बहुत कम है। अब जहां पे ज्यादा वैकेंसी रहेगा वहां पे चांसेस भी ऐसा रहेगा कि ज्यादातर छात्र यहां पे इस तरह के केस वाले मिले जो कि यहां पे शॉर्टफॉल होते हैं, और ज्यादातर सीटें रहेंगी तो उस पे ज्यादा कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होंगे, ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। वहीं किसी जोन में कम वैकेंसी है तो उसके बेसिस पे ही कम कम छात्र इनको मिलेंगे शॉर्टफॉल वाले, तो उसी के बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स कम किए जाएंगे कैटेगरी वाइज। तो ये डिपेंड करेगा आपके जोन पे। और दूसरी चीज ये भी है कि आपके जोन में कितने छात्र हैं जो कि एब्सेंट हो रहे हैं, आपके जोन में कितने छात्र मेडिकल अनफिट हो रहे हैं, आपके जोन में कितने छात्र का डॉक्यूमेंट का इशू हुआ है, इन सबको भी देखा जाएगा। और इसके बाद कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगा कि आखिर आपके जोन में यूआर कैटेगरी वाले कितने जॉब नहीं लिए, या फिर इस तरह के केस बनी कि शॉर्टफॉल हो गए, ओबीसी वाले कितने शॉर्टफॉल हो गए, एससी वाले कितने वैकेंसी शॉर्टफॉल हो गई, एसटी वाले कितने शॉर्टफॉल हो गई, ईडब्ल्यूएस वाले कितने शॉर्टफॉल हो गई। तो टोटली दोस्तों आपके जोन वाइज ही डिपेंड करेगा, तो हर जोन का अलग अलग केस रहेगा यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होने का। अब एक कॉमन हम लोग बात करते हैं, तो देखिए लगभग मैंने बताया कि जो यहाँ पे छात्र एब्सेंट होते हैं, तो एब्सेंट होने का तो कई कारण है। एनटीपीसी का ही भर्ती चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें कई सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ होगा लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक के पोस्ट का। अब लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का जो पोस्ट है काफी अच्छा माना जाता है, तो जिनका सिलेक्शन इधर हो जाएगा तो क्यों यहाँ पे लेवल 1 ग्रुप डी के पोस्ट में आएंगे, नहीं आएंगे। तो ऐसे छात्र का अगर यहाँ पे डीबी में नाम आया भी होगा और डीबी मेडिकल कंडक्ट भी करा लेते हैं, तभी दोस्तों ये लोग तो बाद में इनका पैनल में नाम आएगा तो ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर अगर यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3 ये सब में हो गया है तो एब्सेंट हो जाएंगे, डीबी देने ही नहीं जाएंगे, मेडिकल टेस्ट देने नहीं जाएंगे, तो ये एब्सेंटीज वाले केस होंगे। तो यहाँ पे सीटें खाली रहती है, और करीब करीब 5% के आसपास सीटें दोस्तों एब्सेंटीज वाले केस से खाली रहती हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट का इशू मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सिग्नेचर वाला मिसमैच, बायोमेट्रिक मिसमैच में यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बाईपास करा के भी गए हैं, सीबीटी के एग्जाम में, पीटी के दौरान भी बाईपास हुआ है, तो डीबी के दौरान भी इनको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भरवा लिया जाता है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो फर्जीवाड़े वाले केस वाले छात्र रहते हैं वो तो फंसते ही फंसते हैं, तो ऐसे केस में भी कुछ छात्र बाहर होते ही हैं। इसके बाद देखिए कि सिग्नेचर वाला मैटर बता दिया आपको। इसके बाद यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट का इशू होता है, कास्ट सर्टिफिकेट का इशू होता है, सर्टिफिकेट में जिनके डेट ऑफ इशू नहीं मेंशन रहते हैं, या फिर फॉर्म भरने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिली है, तो ऐसे केस में लगभग 5% के आसपास छात्र हैं जो कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर न देने के कारण से भी बाहर होते हैं। इसी तरह से मेडिकल टेस्ट जो लिया जाता है उसमें भी काफी सारे छात्र हैं जो कि मेडिकल टेस्ट में अनफिट होते ही होते हैं, तो 5% मान के चले तो लगभग वो यहाँ पे टोटल में आके 15% के आसपास हो रहा है। 15% न भी माने 12% भी मान के चल सकते हैं। तो अगर केस लेते हैं कि कोई जोन में यहाँ पे 10,000 वैकेंसी है, अब 10,000 वैकेंसी है तो कुछ जो सीटें हैं जो कि एक अप्रेंटिस वाले को मिले होंगे, कुछ यहाँ पे एक सर्विसमैन को मिले होंगे, कुछ सीसीए वाले को मिले होंगे, और मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2000 के आसपास सीटें इस तरह के केस वाले छात्र को मिले हैं, तो 8000 नॉर्मल छात्र की वैकेंसी लगभग बची, और इस 8000 पे अगर 12% निकालते हैं तो वही 950 के आसपास दोस्तों आता है, यानी कि 950 के आसपास शॉर्टफॉल हो सकती है। और ये दोस्तों 950 शॉर्टफॉल होगी, इसमें हर कैटेगरी वाले छात्र रहेंगे, यूआर वाले भी कुछ रहेंगे, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र रहेंगे, और इसी में से डिवाइड होकर दोस्तों आपके कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होंगे कि आखिर किस कम्युनिटी से कितना कितना शॉर्टफॉल है, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिक्रीज होगा।
वही एक और जोन के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि किसी जोन में 5,000 वैकेंसी है, इसमें से यहाँ पे 1200 के आसपास या फिर 1,000 के आसपास सीसीए, एक अप्रेंटिसशिप और जो एक सर्विसमैन, ये सबको सीटें दी गई हैं। तो फिर भी मान लेते हैं कि 3800 से लेके यहाँ पे 4,000 के आसपास नॉर्मल छात्र को सीटें मिली होंगी। इसका 12% भी मान के चलें कि इतना सारा छात्र शॉर्टफॉल हो सकता है, तो यहाँ पे करीब करीब वही 450 के आसपास तो सीट शॉर्टफॉल हो सकती है। तो देखा आप लोगों ने कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी था वहां पे ज्यादातर छात्र हैं जो कि शॉर्टफॉल होने के चांसेस हैं वहां पे, और जहां कम वैकेंसी है वहां पे थोड़ा कम छात्र शॉर्टफॉल होते हैं। और इसके बेसिस पे दोस्तों कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड रहेंगे, यूआर कुछ रहेंगे, ओबीसी के, एससी एसटी के, तो उसके बेसिस पे ही कट ऑफ मार्क्स आपके डिक्रीज होंगे सेकंड डीबी में। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि आपके जोन में कंडीशन कैसी है और कितनी यहां पे शॉर्टफॉल होती है, उसके बेसिस पे कट ऑफ कम होंगे। अब यहां पे एक एग्जैक्ट में ओवरऑल में बात करें कि आखिर कितना तक हो सकता है, लगभग तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के अगर आप लोग छात्र हो, किसी भी जोन के छात्र हो, करीब करीब दोस्तों सेकंड डीबी में 0.6 से लेकर 0.8 मार्क्स के आसपास डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। तो थोड़े बहुत मार्क्स से रह चुके हो, 0.6 0.8 मार्क्स से अभी शॉर्टफॉल हो, तो यहां पे चांसेस है फ्रेंड कि सेकंड डीबी में आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। अगर सेकंड डीबी में बच जाते हो तो ऐसे केस में थर्ड डीबी जब होगा तो उसमें और कट ऑफ कम होगा, उसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अगर और कम मार्क्स है तो फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, सिक्स डीबी ऐसे आएंगे, तब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। कई जोन तो ऐसे हैं फ्रेंड जहां पे 14-15 डीबी तक ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, और 14-15 डीबी कंडक्ट कराने के बावजूद भी रिप्लेसमेंट डीबी 1, रिप्लेसमेंट डीबी 2, 3 इस तरह से करके आते ही रहते हैं। तो इस तरह से चांसेस अभी बनेगा आपका। वही बात कर ले ओबीसी कैटेगरी में, तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में थोड़े कम मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ओबीसी में दोस्तों कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है, संख्या बहुत ज्यादा है, और पॉइंट वाइज मार्जिन में ही काफी सारे छात्र ओबीसी वाले आ जाते हैं। तो ओबीसी में बात करें तो यहां पे देखिए कि सेकंड डीबी में 0.3 मार्क्स से 0.5 मार्क्स के आसपास डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। वही एससी कम्युनिटी में देखा जाए तो 0.4 मार्क्स से यहां पे 0.6 मार्क्स तक दोस्तों डिक्रीज हो सकता है सेकंड डीबी में। एसटी कम्युनिटी में भी यही मान के चल सकते हैं कि 0.4 से लेके 0.6 मार्क्स के आसपास डिक्रीज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कुछ जोन में यहां पे जैसी कंडीशन रहेगी, मान लेते हैं कि एसटी वाले यहां पे बहुत कम ही कैंडिडेट शॉर्टफॉल हुए हैं, तो उसके बेसिस पे और कम ही डिक्रीज होगा। अगर किसी जोन में एसटी वाले बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाते हैं, कमी होती है, तो ऐसे केस में इससे भी ज्यादा थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंडीशन पे। पैनल आने दीजिएगा, तो पैनल आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर किस कैटेगरी से कितना सीट यहां पे खाली गई, उसके बेसिस पे और क्लियर होगा। तो अभी तो डीबी मेडिकल चल रहे हैं, पैनल आने दीजिए बाद में, तो और क्लियर पिक्चर पता चलेंगे। यही बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों ज्यादातर डिक्रीज होगा। ईडब्ल्यूएस में कम से कम 1 नंबर से लेके 1.5 नंबर तक दोस्तों डिक्रीज होने के चांसेस आपके रहेंगे। और ये देखिएगा भी आप लोग कि जब यहाँ पे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी आएगी तो उस समय ईडब्ल्यूएस में दोस्तों दूसरे कम्युनिटी के तुलना में ज्यादा ही डिक्रीज होंगे। अब दोस्तों बात कर लें कि आखिर यहाँ पे सेकंड डीबी आ कब तक सकती है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे 10 लाख रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराने का जो यहाँ पे टारगेट रखा गया दोस्तों, जो मिशन मोड के तहत, इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी आती है, यानी कि रेलवे की वैकेंसी भी आती है, और ये 1 साल के अंदर अंदर करना है, यानी कि दिसंबर 2023 तक यहाँ पे फिनिश इसको कर देना है 10 लाख के अंतर्गत। और इसमें एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती आती है, तो इसमें बहुत लेट नहीं लगेगा। पहले तो काफी लेट में सेकंड डीबी, थर्ड डीबी आती थी, लेकिन अभी जैसे ही फर्स्ट डीबी होगा इसके तुरंत बाद सेकंड डीबी, तुरंत बाद थर्ड डीबी, ऐसे करके आएंगे। जैसा एनटीपीसी में आप लोग देख रहे हो लगातार सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी ऐसे करके आ रहे हैं लगातार। इसी तरह से आरआरसी ग्रुप डी में भी फर्स्ट डीबी हो जाएंगे, पैनल आ जाएंगे, उसके बाद सेकंड डीबी, इसके बाद सेकंड डीबी का पैनल आएगा तो थर्ड डीबी का पैनल आएगा तो फोर्थ डीबी, इस तरह से करके आपके चलते रहेंगे। अब बात करें कि सेकंड डीबी आ कब तक सकती है, तो ज्यादातर जोन में यहाँ पे दोस्तों मार्च तक आपके डीबी चल रहे हैं। इसके बाद जब आपके डीबी हो जाते हैं, किसी भी जोन का जो भी आपका डीबी का लास्ट डेट है उससे कम से कम 25 से 30 दिन मान के चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद आपके पैनलिस्ट आते हैं, पैनलिस्ट में समय लगता है, इसके बाद पैनलिस्ट आने के बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, तब जाके सेकंड डीबी जारी करते हैं। तो जिस दिन आपका डीबी समाप्त हो रहा है जिस जोन में फर्स्ट डीबी, उससे 25 से 30 दिन मान के चलिए, उसके बाद आपके सेकंड डीबी आने के चांसेस रहेंगे। और ज्यादातर जोन में यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक चांसेस रहेगा कि आपके सेकंड डीबी देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे अपडेट आएंगे फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।